गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जो रहेगा वो क्लास 11 नीट जेईई एस्पिरेंट्स एंड बोथ ऑल सब के लिए रहेगा। बेसिक फंडामेंटल टॉपिक का रहेगा कॉन्सेप्ट इसमें। जो ग्रेविटेशनल का नेक्स्ट पार्ट हुआ, ग्रेविटेशनल में हम लास्ट में पढ़े थे, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट पैरामीटर्स, जो आपको मैंने लास्ट सेशन में कराया है। इस सेशन में क्या है, उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में समझा देते हैं, एक बैकग्राउंड जनरेट कर देता हूँ। उसके बाद सेशन को आप इंजॉय करिएगा। देखिए क्या क्या आपको चीज पता होना चाहिए, माइंडसेट में क्या होना चाहिए आपके। मेरे अकॉर्डिंग आपको जब भी दिमाग में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो आप अपने सराउंडिंग में जो भी आपके फील्ड पार्ट जो भी है, फील्ड का बोलते हो, जो आपके नियर बाई में फील्ड, उसके बारे में सोचिए कि मैंने बोला आपका प्लेइंग फील्ड, ठीक है, रनिंग फील्ड बोल दिया। तो आप सोचते हो ना कि मेरे अगल बगल में वो सभी फील्ड जहाँ पे हम रनिंग कर सकते हैं, उस फील्ड को हम रनिंग फील्ड बोलते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर फील्ड बोलिए तो आप बोलिए कि मेरे आसपास की वो सभी फील्ड्स या एरिया जहाँ पे मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पीछे देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे आप पढ़े हो, जैसे सबसे पहला टॉपिक जो पढ़े होंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था कि फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो उसी तरीके से किसी भी मास, ठीक, जैसे आप पहले सराउंडिंग में तो एक मास लीजिए, मास के सराउंडिंग का वो सभी एरिया, ठीक है, मतलब एक मास है उसके सराउंडिंग का सभी एरिया जहाँ पे कोई अदर चार्ज आए, ठीक, कोई अदर चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं, मास, कोई अदर मास आए और वो फील करे कि मेरे पे कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो वो सभी एरिया, वो सभी रीजन जहाँ पे वो टेस्ट चार्ज जो है अट्रैक्शन फोर्स फील करे, उस सभी रीजन को उस मास के लिए क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने चीजें लिखी हुई हैं, एक वीडियो भी जनरेट किया है बट उसमें वॉइस की दिक्कत आ गई थी, तो लिखा हुआ है, तो इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ये मास, ठीक, यह मास लिखा हुआ, मास से एक डिस्टेंस में मैंने टेस्ट मास रखा है जिसका एम नॉट मैंने बोल दिया। और सोचो एम नॉट है तो आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये होगा कि ये मास को, ये जो मास कैपिटल एम जिसको नाम दे रहे हैं कैपिटल एम, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको क्या है, फोर्स लग रहा है। तो अब क्या है, ये यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, तो यहाँ रहे, कहीं भी मासेस होंगे, ये मासेस को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए इस मास को हाइड कर दिया, जो मैंने हाइड से, लेकिन तुम ये टेस्ट मास को अपने आप को फील कर रहे हो, मतलब ऐसा फील करो कि तुम टेस्ट मास हो, तो तुम, मैंने ये ओरिजिनल मास जो उसको हाइड कर दिया, क्या कर दिया, जो ओरिजिनल मास है मैंने उसको हाइड कर दिया, इसको मैंने हाइड कर दिया। तो आप नहीं बता पाओगे आखिर जो आपको फोर्स फील कर रहे हो आप कौन लगा रहा है। तो आप पूरी तरह घूम जाओगे पूरे एरिया में। अब एक समय ऐसा है कि आप बहुत दूर जाओगे, आपको वो फील नहीं होगा, लगेगा नहीं अब मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई भी फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब क्या है कि आपको लगेगा नहीं, जो मेरे को लग रहा था चीजें, वो चीजें फेड आउट हो गई हैं। तो वो रीजन वहां पे उस मास का जो ग्रेविटेशनल रीजन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब जब उसको छिपाओगे तो ये जो इमेजिनरी रीजन है आपको नहीं समझ पाया किसकी वजह से है। तो वो रियल में किसकी वजह से, इस मास की वजह से, किसकी वजह से, इस मास की वजह से है। इस मास के सराउंडिंग का वो सभी रीजन जहाँ पे टेस्ट मास आए और वो अट्रैक्शन फोर्स फील करे, उस सभी रीजन को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो चीज, अब फील्ड है तो उसका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, खासकर ग्रेविटेशनल चक्कर में तो इतना टेंशन लेना है। जब इलेक्ट्रोस्टेट में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको टेंशन लेंगे, तो वहाँ चार्जेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट यहाँ मासेस से वैल्यू पॉजिटिव चेक होता है। तो जो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है कि जो फोर्स निकाला है, उसका डायरेक्शन निकाला है कि फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्शन नेचर का होता है, और वो हमेशा जो मास लगाता है उसकी तरफ होता है। ठीक है, तो हमने ये मास लगाया कि इधर ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये टुवर्ड द मास है, इस पे लग रहा है, ये एट मास है, ये ड्यू टू दिस है, ड्यू टू दिस। तो क्या लग रहा है, टुवर्ड द मास लग रहा है, तो ये जो फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन वही क्या हो जाएगा, आपका फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये
फील्ड हो गया, मैं ई से दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई से दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो डायरेक्शन हुआ सेम लाइक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्लियर है। तो ये चीजें आपके यहाँ क्लियर होगी। अब यहाँ पे ये सोचो कि आपके माइंड में एक चीज और आना चाहिए कि सर आप बताइए, आपने ढेर सारे चार्जेस बताए, ये चार्ज इसके पास है, ये तो बहुत पास है, ये दूर है, ये सबसे दूर है। तो हम कैसे बताएंगे कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पे बहुत वीक, या इस पे लग ही नहीं रहा है। तो ये जो कंसेप्ट जो आप सोच रहे हो, जिस माइंड में जो आपकी या क्यूरियोसिटी आ रहा है कि कैसे हम पता करेंगे, तो ये क्यूरियोसिटी को मैं यदि समझाना चाहूँ या क्लियर करना चाहूँ, तो आपको एक नया टर्म आएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आई से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। जो यदि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को बोले तो उसको आप नाम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है कि किसी भी मास पे, इस मास पे कोई मास कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है इस पे। इसको ऐसे कर सकते हो कि द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द मास एट द यूनिट मास प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। किसी सर्टेन डिस्टेंस पे यदि यूनिट मास रखा, मतलब 1 kg का मास रखा है, तो जो आपका ओरिजिनल मास उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे। तो उसको मैं यहाँ समझाया हूँ कि जो ई आई होता है वो होता है जो आपने फोर्स लगाया है, फोर्स अपॉन में टेस्ट मास का अमाउंट। यदि यूनिट मास है तो 1 हो जाएगा। तो यूनिट मास के लिए देखो, यदि यूनिट मास होगा तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसी में मैंने क्या किया है, आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जी एम एम नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, एम नॉट से डिवाइड किया, केस मास का कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एफ अपॉन एम हो गया और ये आ गया। ये कैसा होता है, ये टुवर्ड द मास होता है। इसी को इंटेंसिटी यदि वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, टुवर्ड द मास हो गया, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एकदम क्लियर है, ठीक। अब देखिए, पिछले सेशन में जो मैंने वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी दिखाया था, कुछ बच्चे डाउट जनरेट किए थे माइंड में कि सर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट में पढ़ाया था और उस पर कोई भी चीजें प्रैक्टिस नहीं कराई थी। तो आज जो मैं कराने जा रहा हूँ, ये आप देखना, एक चीज मैं दिखाता हूँ, आगे मैंने नोट डाउन कराया है, ये देखिए। यहाँ पे जी जो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, और आई जो होता है वो भी जी एम बाई आर स्क्वायर। कब? अर्थ के केस में, ठीक। तो अर्थ के केस में जी और आई की वैल्यू सेम होती है। बट हम लास्ट क्लास में अर्थ को डिस्कस किए थे, यहाँ पे मैं अर्थ को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे अदर कोई शेप, जैसे सॉलिड स्फीयर ले लिया, हॉलो स्फीयर ले लिया, रिंग ले लिया, डिस्क ले लिया, ऐसे कुछ चीजें मैं एग्जाम्पल लूंगा, जिससे कि आपको यदि मान लो अर्थ का क्वेश्चन आके सॉलिड स्फीयर क्या आ जाए, हॉलो स्फीयर क्या आ जाए, तो आप कैसे करोगे, ठीक। ये चीज है, तो उनका एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। और जहाँ सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल होगा वहां आप अर्थ से कोरिलेट कर लीजिएगा, तो आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैं आई का ग्राफ बनाऊंगा और आप जी से रिलेट कर लीजिएगा अर्थ के केस में, ठीक। तो आपका पिछला वाला टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल लिया है, और सॉलिड स्फीयर में 3 पॉइंट माने हैं ए बी सी। जिस जो स्फीयर माना उसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो हम लोग ऑर्डिनरी जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, जो डी हम डिस्टेंस लेंगे वो आर लेंगे। मतलब आर इज द वेरिएबल, ये क्या है आपका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कभी वो सी पे रहेगा, कभी बी पे रहेगा, कभी ए पे रहेगा। सी पे रहेगा तो कैपिटल आर से ग्रेटर होगा, तो मतलब आर की वैल्यू, अब 3 केसेस ले लेते हैं यहाँ पे। केस वन, जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो बोल नहीं, जब आर इज लेस देन, पहला केस आर इज लेस देन आर कैपिटल आर, तो ये इनसाइड सरफेस हो गया। जब केस टू लेंगे, केस टू में क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब एट द सरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर, एट द सरफेस हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तीसरा आउटसाइड द सरफेस, तो यहाँ केस थ्री ले लो, केस थ्री ले लेते हैं कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये 3 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको मैंने ग्राफिकली यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ, और आप जब जी करना हो तो यहाँ पे स्लैश लेके जी लिख दीजिएगा, और ये आपका आर है, ठीक। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, दिख रहा पूरा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हो सकता है राइट में कर दिया, ठीक। ये यहाँ पे कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो,
सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, हम क्या करते हैं पहले आउटसाइड की बात करते हैं, थर्ड वाला रीजन ज्यादा इजी है समझना कंपेयर टू इनसाइड वाला रीजन है। आप देखिए जब आप इस पूरे का मास मान लेते हैं कैपिटल, इस पूरे का मास मान लेते हैं कि कैपिटल एम है, ठीक। अब यहाँ पे कोई टेस्ट मास रखा गया है जिसका नाम है एम नॉट, ठीक, मास और एम नॉट, और ये जो डिस्टेंस अभी के लिए है वो आर है जब आउटसाइड है तब। अब आप देखोगे कि आउटसाइड के लिए यदि इस पूरे को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लाके ओ पे रख दिया जाए, ठीक, क्या किया जाए, ओ पे रख दिया जाए, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, यहाँ पे एम हो गया और यहाँ पे एम नॉट हो गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट चार्ज का हो गया। इसमें करते क्या है कि जब आउटसाइड में होगा तो पूरा मास एज अ मास कंसिडर होगा, पॉइंट चार्ज पॉइंट मास, और बाहर की पॉइंट में तो दोनों में आपका जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रहेगा वो फॉर्मूले से आपका इसके लिए हो जाएगा एफ ई इजकल टू क्या हो जाएगा, ई मत करिए आई करिए, आई इजकल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि टेस्ट मास का तो कैंसिल हो जाएगा, इंटेंसिटी बात करें तो यहाँ दिख रहा है कि जो आपका इस रीजन के लिए है, इस रीजन के लिए केस 3 में वो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए, ये थर्ड के लिए, थर्ड वाले के लिए हो गया आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्लियर। तो अब ये कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, बोला हाँ या ना। तो ये केस हो गया, थर्ड वाले में समझ में आया, जब यहाँ पे आई की वैल्यू आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इंटेंसिटी जीरो को टेंड करेगी, इंटेंसिटी ग्राफ जीरो पे आ जाएगा, ये धीरे धीरे जाके क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट करना चाहेगा इनफाइनाइट पे और वहां पे आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइंडेड, समझ में आ गया, विदाउट। चलिए आगे देखिए, अब जब हम एड सरफेस करेंगे तो एड सरफेस में यही चीज होगा, जब एड सरफेस करेंगे तो ये चीजें जो होंगी ये यहाँ से हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो सेम चीज होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे, ठीक, ये देखो तो आपकी ये वैल्यू होगी यहाँ पे, ये वैल्यू, मैं सॉलिड नहीं बनना चाहिए था, मैं डॉटेड ले लेता हूँ, जो ये वैल्यू होगी ये जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे, ये वैल्यू जो होगी एक दफा, ये जो होगी ये यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो आया है जी एम अपॉन आर स्क्वायर आई की वैल्यू, ठीक है। और ये आपका वेरिएशन है, ये आपका बी पे हो गया एट सरफेस, तो केस यहाँ पे जो हो गया वो हो जाएगा आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, क्लियर हो गया, आर कांस्टेंट है तो वेरी नहीं करेगा। अब देखिए ये वाले में दिक्कत क्या है, जब इनसाइड में आएंगे तो इनसाइड में मास क्या हो जाता है, कम होता जाता है, और कम आता है तो इसमें मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो था जी एन इंटू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये आपका इनसाइड के लिए था। तो यहाँ पे आर इधर कैपिटल आर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जो इस वाले केस में हुआ है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, इसका मतलब लीनियर वेरिएशन, तो लीनियर वेरिएशन में ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, इनसाइड में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1 के, तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ, सेंटर पे क्या होता है स्फीयर सबसे ज्यादा होता है तो जी एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा कैपिटल स्मॉल आर बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू घटती जाएगी तो आपके ये हो जाएगा, क्लियर है, डन है। ये आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, स्मॉल आर क्या कैपिटल सेंटर से डिस्टेंस, ये ग्राफ होगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अच्छा ये तो थ्योरेटिकल चीज है, आगे क्या है, आगे आइए अब लेते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो
स्फीयर, ठीक है। हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं हॉलो स्फीयर, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। देखिए क्या होगा, जो हमने लास्ट में किया है सेम मैं कर लूंगा अभी। कैसा होगा ग्राफ, देखिए ये आपका आर है और ये आई, क्या है ये आई। अब केस, अब यहाँ पे बना लेते हैं हॉलो, ये आपका हॉलो हो गया। अब ये जो आपका डिस्टेंस बेटा ये हम 3 केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक देखिए एट सेंटर ओ, एट सरफेस ए, ये बी और यहाँ पे ये सी हो गया, ठीक। तो ए क्या है, जैसे लास्ट में लिखे इनसाइड द स्फीयर एट द सरफेस, सी आउटसाइड द सरफेस, क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, ठीक। अब देखिए, अब क्या करोगे, जब ये आउटसाइड होगा, आउटसाइड देख लो, आउटसाइड में ये पूरा पॉइंट, इसका मास एम कैपिटल एम मान लेते हैं और यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो है वो एम नॉट मान लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मासेस के बीच का डिस्टेंस हो गया है, जो आप जानते हो इस आउटसाइड के लिए क्या होता है, आउटसाइड के लिए जो होता है वो हो जाएगा आई इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल आर होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे तीन पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका ए, ये आपका बी और इधर कहीं आपका सी, ठीक है। तो आउटसाइड द सरफेस जो हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये यहाँ पे जाएगा और इनफिनाइट जाते ही क्या हो जाएगा, 0 को ट्रेंड करेगा, ठीक है। सेम अब एट सरफेस देखो क्या होगा, ये जब तुम एट सरफेस करोगे, एट सरफेस, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, आर रिप्लेस बाय कैपिटल आर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू जी एम और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, इसका मतलब जी भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगी आई की वैल्यू। और इसके लिए जो है वो आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान समझ में आ रहा चीजें। अब देखो इनसाइड इसका बड़ा अच्छा है, इनसाइड 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 भाई, इनसाइड में मास है क्या, हॉलो में इनसाइड में मास होता है, नहीं होता है। जब मास ही नहीं है तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ होगा, क्योंकि एफ जो होता है वो जी एम वन इंटू अपन आर स्क्वायर होता है, तो एम नॉट से डिवाइड करते तो एम हट जाता है, लेकिन जो कैपिटल एम है वो तो उस जिसके थ्रू आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, इंटेंसिटी निकालो, उसका खुद का मास होता है। तो हॉलो में जब आओगे तो अंदर कोई भी मास नहीं है, तो वो कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनसाइड में जो आई की वैल्यू होगी वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई इक्वल टू होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एम की वैल्यू 0 होगी इनसाइड के लिए, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ आपका क्या है, कैसा जाएगा, देखो कैसा जाएगा ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, देखो ये ग्राफ यहाँ तक ऐसे गया, उसके बाद क्या होगा, सडनली ये उठेगा, ये सडनली क्या होगा, उड़ जाएगा और कहाँ तक जाएगा, उठ के यहाँ तक जाएगा, ये ऐसा गया, ठीक है। उसके बाद ये कैसा आ जाएगा, उसके बाद ये जो आपका है वो आपका ये ऐसा होके ऐसे आ जाएगा, नीचे होके ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं दिखेगा, यहाँ पे जैसे ही आप सरफेस आओगे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद डिस्टेंस बढ़ते जाओगे तो दूर जाते जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट था, हॉलो और सॉलिड स्फीयर का, ये आपके होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड का एक पूरा कंप्लीट बोल सकते हो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझा दिया। न्यूमेरिकल के लिए यदि आप बात करोगे तो न्यूमेरिकल में इसका फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या पूछ सकता है, आपको पता है जैसे मैंने बोला था सुपरपोजिशन थ्योरम, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल यदि पॉइंट ऑफ बात करें तो वहां पे एफ नेट निकालते थे, यहाँ पे भी एफ नेट निकालते, और एफ नेट निकालने के बाद
एफ नेट निकालो, एफ नेट को टेस्ट मार्क्स से डिवाइड कर दो, या अलग अलग आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री निकाल लो, और वेक्टर सम एडिशन वाला जो आपका फॉर्मूला है वेक्टर सम वाले से अंडर रूट में आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू कॉस थीटा के थ्रू आप सॉल्व कर दो, जो आएगा फिर वो आपका आंसर हो जाएगा। तो लेकिन आई के लिए फॉर्मूला जो होगा वो ये हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन बनेगा फील्ड वाला, बट यहाँ पे टेस्ट चार्ज नहीं होगा, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो जितना आपके क्वेश्चन में किया सेम क्वेश्चन पे बन सकता है। अब देखिए थोड़ा आगे थ्रेड का पार्ट, यहाँ पे लिखा है ये, एक मिनट, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? Imagine any object of mass with mass, the space around the object is affected by its gravity. This area is influence is called gravitational field. It is the way of visualizing the gravity act at a this distance. If you place another mass within this field, it experiences the gravitational force. जैसे मैंने बताया आपको, when you can see that the gravitational field exists at the point if the mass placed at that point experience the gravitational force. अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? अब देखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, जैसा मैंने बताया, of the gravitational field at any point is defined by the gravitational field experienced by the unit mass placed at that point. फिर बोला है it is a vector quantity, no doubt, meaning that its both magnitude and direction and the direction of the gravitational field intensity is the same as the direction of gravitational force. पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार रिवीजन के फॉर्म में बता रहा हूँ। and that would at the small mass placed at that point. मैथमेटिकली आपको E इक्वल टू F बाई M लिखा है था, मैंने I बताया था, E भी होता है I भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में E से लेते हैं तो यहाँ E भी लिख दिया है। E is the gravitational intensity and F is the gravitational force acting on the mass। और उसके बाद क्या है आपका, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये the SI unit of the gravitational field intensity is Newton per kg and आप meter per second square, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए अभी के लिए मुझे लगता है 1 मिनट कुछ और है तो दिखा देता हूँ आपको। एक ये लास्ट है, ये देख लो, इसको आप जो मैंने किया है उसी को किया है, ये फोर दिखाया है फिगर में कि कोई मास है उसकी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है, जो डायरेक्शन है वही डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है बट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। यहाँ पे लिखा है कि फील्ड स्ट्रेंथ G आउटसाइड द आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ द मास, ये वो जो मैंने ग्राफ बनाया है उसको ये समझाया है। ये किसके लिए? सॉलिड के लिए है, क्योंकि अर्थ सॉलिड है तो अर्थ का मैं सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल लेके कंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आपका जो ये टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। मैं कुछ बच्चे पहले से न्यूमेरिकल भी साथ में करवाएंगे, तो मैं न्यूमेरिकल नो डाउट आप एक बार कॉन्सेप्ट ले लो, मैं न्यूमेरिकल एक एक टॉपिक का न्यूमेरिकल मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, न्यूमेरिकल का मैं जैसे ये टॉपिक खत्म होते सभी, मैं उसके बाद तुरंत आपका ये कंप्लीट रहेगा, मैं बोल दूंगा कि ये टॉपिक ये न्यूमेरिकल, आप फिर से एक बार जाइए 1x 2x जिस पर लगाना लगा के देखिए और उस पर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करिए। तो एक पूरा पैकेज दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना होइए। डिलीवरी सिस्टम आपका अच्छा मेरे ऊपर, डिलीवरी सिस्टम बना करके आपको पूरा मिलेगा विद इन द टाइम। ठीक है, इससे पहले अर्ली स्टार्ट करके वीडियो को अपलोड करना। थैंक यू सो मच एंड वीडियो